बहुत सारे छात्रों को मैंने देखा है सर, जैसे बिहार है, यूपी है या फिर देश भर के किसी भी राज्य से 12वीं पास करके आते हैं। कहते हैं कि मैं घर वालों से थोड़ा ज़बरदस्ती करके आ गया हूँ, मुझे आईएएस बनना, आईपीएस बनना और मुझे बन के दिखाना है। बड़ा जोश में आ जाते हैं उस टाइम। कई बार कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, अब मैं उसको पूरा इंतकाम दिखाऊंगा, मैं यूपीएससी क्रैक करके दिखाऊंगा। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कि फेलियर के बाद भी खड़े होने की जो स्ट्रेंथ है ना, वो ये प्रोसेस ही सिखाता है। मुझे लोग आके बोलते हैं कि यार आप अब कैसे बोल पा रहे हैं आप कि मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी मतलब एकदम एक्टिव हैं अभी भी। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो क्या होता है कि जब मैं पहली बार फेल हुआ, मेंस नहीं हुआ, तब मैं भी थोड़ा सा लो गया, बहुत टाइम लगा उस चीज़ से, थोड़ा टाइम लगा रिकवर होने में। फिर से प्रीलिम स्टार्ट करा, फिर प्रीलिम नहीं हो रहा, फिर से प्रीलिम्स कर रहे हैं, फिर प्रीलिम नहीं हो रहा, सिर्फ बार बार यही साइकिल चल रहा है। तो वो इंटरनली आप में डेवलप होने लगी चीज़। ठीक है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर की मैंने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है और हमेशा देते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये था जो रजत सर हैं उनको भी लेकर के आइए, और वो 11 नंबर से ही रह गए थे। उनसे हम वो गलतियां जानना चाहते हैं जो उनसे हुई। अगर हम लोग भी तैयारी करेंगे और बहुत सारे कर भी रहे हैं, ताकि हमसे वो गलतियां ना हो जो सर से हुई। सर से वो गलतियां जानिए। आज हम सर से पूरी उनकी कहानी जानेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई थी, क्योंकि 10 साल तक तैयारी की है और कुछ ही नंबर से रह गए। आखिर ये कहाँ से शुरू हुई थी कहानी, कब आए थे ओल्ड राजेंद्र नगर और यहाँ पे कितने दिनों तक तैयारी की, और अब सर क्या करेंगे, इनका बी प्लान क्या है। और अभी भी बिल्कुल हारे नहीं हैं, थके नहीं हैं, रुके नहीं हैं और अभी भी स्टडी कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है, जितने भी महान लोग हमारे देश में हुए हैं, असफलताओं के बाद उनको भी सफलता मिली है, और उसके बाद जो सफलता उनको मिली है वो सबके लिए एक उदाहरण बन के चमके हैं। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आपको लाखों करोड़ों लोग देख चुके हैं, जानते भी हैं आपको और सुनना आपको बहुत चाहते हैं। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आप कश्मीर में कहाँ से हैं और इसकी शुरुआत कब से हुई थी कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, यहाँ जाना है, और इससे पहले आपने क्या घर से ही तैयारी आपने ज़्यादा की है? पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो भी लोग मुझे सुनते हैं, आप आते हैं, मेरे से बात करते हैं और मेरी जर्नी को और मेरे जो भी प्रॉब्लम्स रही उनको सुनते हैं एंड उससे खुद लर्न करते हैं, मोटिवेट होते हैं या अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते हैं। तो सबको मेरा धन्यवाद। मैंने जम्मू में मेरा जन्म हुआ, वहाँ पे मैं मेरी स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग में अच्छी तरीके से पढ़ाई करी, एकेडमिक्स अच्छे थे तो अच्छा रैंक आया AIEEE में और उसके थ्रू मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिल गया। वहाँ पे मैंने सिविल इंजीनियरिंग पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू करी। वहाँ पे जाकर फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे पहली बार पता लगा कि एक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है एंड उसका कुछ सिलेबस है। उस टाइम पे 2 ऑप्शनल्स होते थे, 2 ऑप्शनल्स होंगे, जीएस होएगा एंड इस तरीके की एक बेसिक 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम मेंस इंटरव्यू। तो मुझे पहली बार पता लगा मेरे फ्रेंड्स के द्वारा। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन का स्टार्ट करा। मैंने बेसिक सा स्टार्ट करा, जैसे न्यूज़पेपर्स पढ़ लिया या थोड़ा सा बोलना कहीं स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा आंसर्स लिखने स्टार्ट कर दिए। वो एक नॉर्मल है, आपको बेसिक स्किल है वो, चाहे यूपीएससी आप नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको आता होना चाहिए। आपको 3 जो पर्सनालिटी के ट्रेड्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन, तो उस पर काम करना स्टार्ट करा, बेसिक पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट। आस्ता आस्ता अब ये था कि मेरे को पढ़ने का शौक़ था और मेरे को मज़ा आता है पढ़ने में। तो मेरा ऐसा होता था, जब हम कॉलेज में हमारी क्लासेस ओवर हो जाती थी सिविल इंजीनियरिंग के, तो जो भी टाइम होता था उसमें हम लाइब्रेरी चले जाते थे। वहाँ पे चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई और बुक पढ़ रहे हैं, तो नॉवल पढ़ रहे हैं या कोई अच्छी बुक्स दिख गई हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो मज़ा आता था उसी चीज़ में। तो वही एक लूप सा स्टार्ट हो गया। अब वही होता है, थोड़ा थोड़ा मज़ा आना शुरू होता है, आप और लेना शुरू कर देते हैं उस चीज़ का मज़ा। तो फिर तैयारी की तरफ आ गए, फिर अच्छी तरीके से तैयारी स्टार्ट करी, पूरा कोर्स देखा, सोचा अब ये अटैम्प्ट देंगे, 2015 में पास आउट होंगे तो उस साल ये अटैम्प्ट देंगे, प्रीलिम्स देंगे, मेंस भी तैयार करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। इस तरीके का प्लान बनाया और तैयारी स्टार्ट करी और उसके आगे की जर्नी फिर बढ़ती गई। दिल्ली आप कब आए थे और लगभग यहाँ आने के बाद पता चलता है आपकी कहानी से कि आप यहाँ से कई बार घर भी गए लॉकडाउन की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से। यहाँ पे लगभग कितने दिन रह करके आपने तैयारी की है? ऐसा था कि जब मैंने पहली अटैम्प्ट अपनी कॉलेज में ही दे दी थी, तो मेरा कॉलेज चंडीगढ़ में था तो मैं वहीं पे रहता था। तो उसके बाद मैं जम्मू चला गया था, मैंने वहाँ से एक अटैम्प्ट दिया, मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। तो अब मेरे फ्रेंड्स जो कॉलेज के थे वो दिल्ली आ गए हुए थे, तो उनसे मैंने बात करी तो यहाँ पे अब
सबको लगता है कि एक्सपोजर अच्छा है यहाँ पे, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आपको पता लगेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो हर एक इंसान आता है डेली। तो मैं फ़र्स्ट टाइम 2017 में आया, 2017 अराउंड आई वुड रिमेंबर जनवरी में आया था, तब जून में प्रीलिम्स था। तो मैंने स्टार्ट करा पढ़ना, अपना एक रूम लिया, एक लाइब्रेरी ली, रेगुलर अपना आना वहाँ लाइब्रेरी में शेड्यूल किया कि कैसे करना है। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करी, काफ़ी मेहनत करी। ये होता है कि यहाँ पे एडवांटेज ये रहता है कि आप डिस्ट्रैक्शन थोड़ा फ्री रहते हो, सब एक ही काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, एंड आपको कोई नहीं मिल रहा है, आपको जस्ट फोकस करना है एग्ज़ाम पे। तो वो बड़ा पॉजिटिव रहता है अगर आप उसको पॉजिटिवली लो। करने को तो बहुत कुछ है यहाँ पे भी, बट अगर आप सिर्फ फोकस कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो फोकस मतलब कि यहाँ से बेस्ट एरिया नहीं है अगर फोकस भी करना है। तो वैसे स्टार्ट करा, अच्छी तरीके से मॉक्स दिए, बट कुछ कमियाँ रही, तो उसके कारण प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि मैं यहीं रुकना चाहता था, यहीं रुक रहा था। 2017 पूरा रुका, बट 2018 में मुझे घर जाना पड़ता क्योंकि हमारे वहाँ पे मेंस थे। स्टेट का मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, तो वहाँ पे मेंस थे ना, एक बारी वो पोस्टपोन हो गया क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने वो कैंसिल कर दिया, फिर मेंस हो गए। तो फिर अब फिजिबल नहीं था कि फिर से जाओ, तो मैं घर चला गया। फिर 1 साल मैं घर रुका पूरा, मैंने वो मेंस दिए, उसके बीच में मैंने एक CAPF का इंटरव्यू दिया था, तब मैं घर पे रहा था। बट वही है कि फिर से रिज़ल्ट नहीं आया, उनमें भी नेगेटिव रिज़ल्ट आया। तो आई थॉट कि दिल्ली वापस आता हूँ, एक बारी फिर से फोकस करके बैठता हूँ। और मेरा थोड़ा सा ऐसा रहा कि चेंज आई कंसीडर आपको एनर्जाइज़ करता है। आप एक ही जगह बैठे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। या तो आप लाइब्रेरी चले जाइए, या आप किसी फ्रेंड से बात करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, या आप अपनी पोजीशन चेंज करो, कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज अपने रूटीन में लाओगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं दिल्ली आ गया फिर से वापस। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे इस बार प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। मेरे लास्ट थोड़े से अटैम्प्ट्स नहीं रहे थे, 3 अटैम्प्ट्स मेरे प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो ये था कि फ़ोकस करके अब प्रीलिम्स करना है। तो अच्छी तैयारी स्टार्ट करी, कोई मेंटर भी मिले, उनसे प्रीलिम्स से रिलेटेड गाइडेंस भी मिलनी स्टार्ट हो गई। उसमें सबसे अच्छा हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड था, उसका कॉन्जिक्यूटिव प्रीलिम्स निकल रहे थे 3-4 बारी से। तो मैंने उससे उसकी स्ट्रैटेजी देखी, मैंने उसको, अब सामने देखो आप किसी इंसान को तो आपको पता लगता है। तो मैंने देखा कि ऐसा चाहिए नहीं कि इसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, या ये बहुत ज़्यादा मेरे से पढ़ता है, बस वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी कर रहा था। तो उसने 2-4 मुझे चेंजेस बताए, मैंने वो नेक्स्ट मंथ्स में इम्प्लीमेंट करे और मेरे लिए वर्क कर गए थे। फिर उस दौरान कोविड आ गया, और मैं तो कोविड में यहीं रहा था। फिर कोविड के बाद मैं थोड़ा घर चला गया था वापस से, बट फिर मेरा 5th अटैम्प्ट में भी मेंस नहीं होता, फिर मैं वापस दिल्ली आता हूँ। तो तब से मैं अभी तक दिल्ली ही हूँ कॉन्स्टेंटली, मतलब कि अराउंड 1.5 ईयर हो गया मुझे यहाँ पे। तो तैयारी कर रहे थे, तो अच्छी तरीके से चल रहा था, तो बस यही है। बैक टू बैक आपको असफलता मिली, कभी आसपास के लोग, रिश्तेदार या फिर दूसरे लोग ये नहीं कहते कि रजत जी अब आप कुछ और कर लो? कभी ऐसा आसपास के लोग कभी कहते हैं? और आपका बी प्लान क्या है? आप क्या सोच रहे हैं? बिजनेसमैन बनेंगे, एक्टर बनेंगे, या फिर लाइब्रेरी वगैरह, या फिर आपसे स्टूडेंट्स सुनना बहुत चाहते हैं, आपको जानना बहुत चाहते हैं, और आपसे वो सब गलतियां जानना चाहते हैं जो आपसे हुई हैं, कि आप कोचिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे? क्योंकि 10 साल में आपने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि हर एक का सेम ही होता है। हर एक इंडियन सोसाइटी में अगर आप रिज़ल्ट नहीं दे रहे हो, तो आपको आपके फ्रेंड्स, आपके आगे पीछे लोग बोलेंगे कि आप ये छोड़ दो, ये क्यों कर रहे हो, यही सिर्फ क्यों कर रहे हो, कुछ और क्यों नहीं कर रहे हो, आप में उस चीज़ का टैलेंट है, आप वो करिए। ठीक है, वो जेन्युइन भी उनके कंसर्न्स होते हैं, वो चाहते हैं कि ये इंसान ऐसे बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, थोड़ा सा क्या पता मेंटली स्ट्रेन हो रहा हो, ठीक है, तो बाहर जाना चाहिए, इसको भी काम करना चाहिए। और काम तो हर एक इंसान को करना चाहिए, बट ये भी एक काम ही है। अगर आप पढ़ रहे हो 8 घंटे दिन में, तो आप काम कर रहे हो, बस उसकी वैल्यू नहीं है अभी कि आप उसको मॉनेटरी क्रिएट नहीं कर पाए हो, वो भी एक काम होता है। तो हमें उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई इंसान अगर स्टूडेंट अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है, तो वो उतना अच्छा कर रहा है जितना एक बिजनेसमैन पैसे कमा के कर रहा है, तो उसकी भी उतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ऐसा होता है कि मेरे लाइफ में थोड़ा सा ऐसा मेरा अपना है कि आई टेक डिसीजन, मेरे अपने डिसीजंस खुद रहते हैं, और मुझे बाहर की चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। अगर मुझे इंटरनली स्ट्रेंथ है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो मुझे फिर वो चीज़ करनी है, फिर कोई जो मर्जी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसा ही होना चाहिए, मतलब कि क्योंकि अगर आप बाहर वालों को सोचोगे तो आप अपना टैलेंट ख़राब कर दो, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले लोग तो हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ आपको करेंगे एट द एंड। तो अब ऐसा था कि जो प्लान बी की बात बोलूँ आपका, दूसरी चीज़ की, प्लान बी एज सच अभी पूरा कोई एक्चुअलाइज नहीं है, ठीक है। मतलब कि अगर 3-4 ब्रॉड एरियाज़ बता सकता हूँ मैं, ये हो सकता है कि आप स्टेट सर्विसेज में जा सकते हो, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं।
सेकंड थिंग है कि आप एजुकेशन लाइन में कर सकते हैं, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ मेंटरशिप करो या कंटेंट डेवलपिंग कुछ भी उससे रिलेटेड कर लो, या आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं हम जैसे, क्योंकि यहाँ पे इतनी मैनेजमेंट सीख लेते हैं तो इंटरपर्सनल स्किल्स बड़े अच्छे हो जाते हैं, तो उसको यूज़ करके आप एक डिग्री करके आगे मैनेजमेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे मेन जो एक है कि आप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरीके से चीज़ें की। तो यहाँ पे मैं आपको रोक के एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अब रजत सर शादी कब करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा पूछते रहते हैं, कमेंट भी करते हैं कि अब आप सर शादी वगैरह कब करेंगे, क्या प्लान है? यार ऑनेस्टली बोलूँ तो इस चीज़ को हमारी सोसाइटी में ये भी मेरे को एक चीज़ गलत लगती है कि इसको बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस दिया गया है। तो अगर कोई इंसान देखो, कोई 22 में करना चाहता है वो 22 में करे, कोई 32 में करना चाहता है वो 32 में करे, कोई 35 में करना चाहता है वो 35 में करे। जब इंसान को अपनी कॉलिंग आएगी कि उसको करनी चाहिए तो उसको करनी चाहिए। अब मेरा अपना पर्सनली ऐसा है कि अभी मैं आई एम नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मेरा कैरियर अभी तक कोई एक एक्चुअलाइज नहीं हुआ है, तो मैं उस चीज़ के लिए तो सोच भी नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। अभी सिर्फ फोकस प्राइमरी है कि अपना कैरियर बिल्ड करना है, कुछ आगे अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है, तो वो चीज़ तो सेकंड चीज़ तो अपने आप एक्चुअलाइज हो जाती है, और जब वो ऊपर वाले की दया से जब होनी होती है तब हो जाती है। हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए उन चीज़ों के बारे में। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये मैं आपसे अब पूछूंगा। क्या जब आप यहाँ पे दिल्ली पहली बार आए थे तो आपने यहाँ पे आके, क्योंकि देखा जाता है बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं तो कोचिंग ज्वाइन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, तो क्या आपने भी कुछ कोचिंग ज्वाइन किया था कोई सा, और क्या उससे वाकई में कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है मेरे से। जब दिल्ली आता है तो हर एक को होता है कि अब दिल्ली में पता नहीं कौन सी कोचिंग में क्या मिल जाएगा, ठीक है, और वो मैं बताऊंगा। एक बड़ा जोश और जुनून में आता है कि अब मैं यूपीएससी क्रैक कर दूंगा, लाइब्रेरी पढ़ूंगा, रूम पे भी पढ़ूंगा और कोचिंग में सर तो पढ़ाएंगे ही। हाँ, तो ऐसा है कि मैं भी आया था तो मुझे भी लगा कि अब कोचिंग, जैसे मैं जम्मू से था तो और चंडीगढ़ रहा था, उससे पहले दिल्ली नहीं आया था। जब दिल्ली आता हूँ 2017 में, मैं भी एक कोचिंग ज्वाइन करता हूँ रिलेटेड टू माई ऑप्शनल, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही अमेजिंग होएगी, ठीक है। आज तक बस यही कमी रह रही थी, तो वैसा कुछ नहीं है, उन्होंने भी बहुत ही बेसिक सा पढ़ाया, ठीक है। एट द एंड मुझे पता लग गया कि ये इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला, करना तो खुद ही पड़ेगा। तो बस आपको थोड़ा सा पता लग जाता है सिलेबस का और थोड़ा सा बेस बन जाता है, ठीक है। एंड वो मुझे इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं लगा था ऑनेस्टली। उसके बाद सब चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। बस जिस चीज़ का मैं फ़ायदा बोलूँगा कोचिंग एंड इस रिलेटेड, वो मुझे हमेशा से टेस्ट सीरीज़ का लगा है, और मैंने हर जगह बोला है कि टेस्ट सीरीज़ से मुझे बेनिफिट हुआ, उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुई। एंड वो दो एट टाइम्स थोड़ा सा कॉस्टली लगता है, बट वो स्टिल इतना कॉस्टली नहीं है जितना कोचिंग एंड ऑल कॉस्टली है। तो उसमें भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ इज़ गुड, ठीक है, क्योंकि एंड कैसे वो इवेलुएट कर रहे हैं, वो सब मैकेनिज़म्स भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि अब हर एक टेस्ट सीरीज़ खोल के भी बैठे हुए हैं। तो ज़्यादा कोचिंग के पीछे मत भागिए, ठीक है। वहाँ पे कोई लड्डू नहीं मिल रहा है जो आपको देंगे और हो जाएंगे। और आप थोड़ा सा नंबर्स तो देखिए, जब 700 बच्चे सिलेक्ट होने हैं तो कोचिंग में कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, आप थोड़ा सा एक बार ही नज़र मारिए। एंड अगर आप कैलकुलेट करेंगे हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, अगर हम क्यूमुलेटिवली ऐड करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड तो फिर कोई 5000 होने चाहिए। ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा ऐसा लगता है कि और ज़्यादा होनी चाहिए। 800 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं, अब उनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं वो आई डोंट नो, बट ये चीज़ देखिए कि सेल्फ स्टडी इज़ द की। सर, अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि सबसे बड़ी गलती कौन सी हुई जो हमें उस टाइम नहीं पता थी, लेकिन अब हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, दूसरे छात्रों को भी बता सकते हैं, क्योंकि अब आप इतनी अच्छी तरीके से बता सकते हैं जो कहीं ना कहीं अध्यापक जो तैयारी करा रहे हैं वो भी नहीं बता सकते कई कोचिंग्स में। तो आप ये बताइए कि कौन सी इतनी बड़ी सबसे बड़ी गलती हुई जो कि नए छात्रों से नहीं होनी चाहिए, जहाँ से हमारे नंबर बढ़ सकते थे? ऐसा रहा कि प्रीलिम्स रिलेटेड ही पहले मैं बात करूँगा। प्रीलिम्स में मैंने एक चीज़ देखी है बहुत ही कॉमन यहाँ पे, कि लोग बहुत ज़्यादा मॉक्स लगाते हैं, हर एक इंस्टीट्यूट का मॉक लगाएंगे, इनसाइट का लगाएंगे, फिर विजन का लगाएंगे, फिर किसी का। तो बट उसको बस लगाए चले हैं, ठीक है। लास्ट में 60 दिन में 60 मॉक लगा रहे हैं। इस टाइप से भी स्ट्रैटेजीज़ मैंने देखी, वो ज़्यादातर मैंने देखा वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो उस चीज़ में मैंने भी एक अटैम्प्ट अपनी इसी प्रॉब्लम के कारण मैंने ख़राब करी थी। तो मैं ये बोलूँगा कि वो चीज़ मत करिए, थोड़े से मॉक लगाने हैं, ज़रूर लगाने हैं, वो आप लगाइए,
बट उसमें ज़्यादातर ये इवेल्यूएट करे कि मेरे वीकनेसेस कौन से एरिया में, कौन से सब्जेक्ट में, और उस सब्जेक्ट के फिर बेसिक्स अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस नहीं आने वाले जो मॉक्स में आप करेंगे, वहाँ पे अलग ही क्वेश्चन होएगा। यूपीएससी आपका एनालिटिकल स्किल चेक करेगा, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा अच्छा कंटेंट पढ़कर और उनको बार बार रिवाइज कर। बहुत सारे छात्रों को मैंने देखा है सर, जैसे बिहार है, यूपी है, या फिर देश भर के किसी भी राज्य से 12वीं पास करके आते हैं, कहते हैं कि मैं घर वालों से थोड़ा ज़बरदस्ती करके आ गया हूँ, मुझे आईएएस बनना, आईपीएस बनना और मुझे बन के दिखाना है। बड़ा जोश में आ जाते हैं उस टाइम। कई बार कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, अब मैं उसको पूरा इंतकाम दिखाऊंगा, मैं यूपीएससी क्रैक करके दिखाऊंगा। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उसको तो मेरा यही कहना है कि लाइफ कभी भी ज़्यादा इमोशंस पे नहीं जीनी चाहिए, रैशनैलिटी पे ही जीनी चाहिए। आप करना चाहते हैं, आप घर से आए हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आपको वो जुनून है आप में करने का, बहुत ही अच्छी बात है। बट आपको सर्कमस्टांसिस देखने हैं, आपको उस पेपर की रिक्वायरमेंट देखनी है। आपको जुनून से पेपर नहीं होएगा, वहाँ पे जो पेपर में सिलेबस है उसको समझ कर, उससे रिलेटेड पढ़ कर और उसको फाइनली एग्जीक्यूट कर पेपर होगा। तो जो भी लोग, ज़्यादातर लोग जो इस पेपर को क्लियर करते हैं वो पढ़ाई करते हैं, चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं और बहुत ही बैलेंस वे में रहते हैं। ठीक है, इमोशनल आप बता रहे थे सर, पहले बताइए। इमोशंस थोड़ा सा कम रखिए इस चीज़ में। ऑप्शनल की बात की जाए तो आप बता रहे थे पहले 2 ऑप्शनल होते थे, आपके कौन कौन से थे और क्या बाद में आपने चेंज फिर से किए? पहली अटेम्प्ट में मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल था, उसमें मेरा थोड़ा स्कोर कम आया था। तो और मैंने फिर वो ट्राई करा कि स्कोर इंप्रूव करा जाए, तो मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि ये स्कोर ये कंपेटेबल नहीं है मेरे साथ। और जब मेरा स्टेट मेंस था तो मैंने 2 ऑप्शनल पढ़े थे, तो तब मैंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा उसमें। तो एंथ्रोपोलॉजी मुझे अच्छा लगा था पढ़ने में, थोड़े टाइम पे ही मुझे ज़्यादा होल्ड आने लगी थी, तो इसलिए फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी को आगे अपना प्राइमरी ऑप्शनल यूपीएससी में बना लिया था। आप सबसे बड़ी परीक्षाओं में से जो एक परीक्षा होती है उसकी तैयारी कर रहे थे, तो इसमें अब तक जो आपका खर्च हुआ है लगभग कितना पैसा इसमें लग चुका होगा? क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत ही आसान नहीं है, काफ़ी पैसा खर्च होता है। हाँ, एक्सपेंसिव तो है थोड़ा सा। ठीक है, अब डिपेंड करता है अगर आप कोचिंग ले रहे हो। ठीक है, पहले तो कोचिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप जीएस की लेंगे या ऑप्शनल की लेंगे, क्या लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस हैं, तो वो देख लेना होता है कि क्या ये फ़ायदेमंद है या नहीं है। अगर वो फ़ायदेमंद ही नहीं है तो क्यों लेनी है? अगर आप खुद वो चीज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली एक्सपेंसेस आ जाता है जब, अब यहाँ पे डेली एक्सपेंसेस अगर आपको बोलूँगा तो अराउंड 20,000 के अराउंड 20 to 25,000 मंथली एक्सपेंस आ जाता है दिल्ली में रहने का। बस उसमें जो आपको देखो, अब खाना तो कहीं पे भी इंसान खाएगा ही खाएगा, वो तो होएगा ही, और थोड़ा सा 4-5 हज़ार और जो मतलब कि वो तो होता ही होता है। बस ये होता है कि रेंटल एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो जो मेन डिफरेंट है, अगर आप घर पे रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि मोबाइल आप वहाँ पे भी यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, तो सिर्फ रेंटल एक्सपेंस थोड़ा सा यहाँ पे पड़ता है। एंड वो अगर जैसे अगर मैं बोलूँ ओल्ड राजेंद्र नगर में तो 10 to 12,000 अगर आप एक सिंगल रूम ले रहे हैं तो है ही है। तो उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप कितने साल यहाँ रुके, यहाँ कितने मंथ्स रुक रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है कि फाइनेंसेस का भी इशू ना हो जाए। अगर मोटा मोटी बात की जाए तो अब तक कितना हो गया होगा? मैंने इस चीज़ को सच कैलकुलेट नहीं किया और मैं देखता नहीं इस चीज़ों को इतना ज़्यादा। आप दोस्त ज़रूर कर लेंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में। सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी हॉबी क्या है? क्या आपको पसंद है जब आप अकेले यहाँ रहते हैं इतनी दूर? तो आप करते हैं, लिखते हैं, गाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, क्या करते हैं? मैं रनिंग के लिए जाता था। ठीक है, डेली मेरा होता था कि शाम को रनिंग करनी है 7 to 8 या 8 to 9। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, मतलब कि बड़े बार आइडियाज़ उसमें आते थे, बड़ी बारी प्रॉब्लम्स चल रही होती थी, प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें या मेंस में कोई चीज़ अटक रही है, तो वो बड़ी बारी रनिंग करते हुए अपने आप से पूछता है इंसान। तो और ऐसा होता है कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं थोड़े से ना, काफ़ी हार्मोन्स हैं जो रिलीज़ होते हैं रनिंग करने पे। आप खुश फील करते हैं, उसके बाद आप जा रहे होते हैं, मूड ऑफ होता है, आते हो आप, ठीक है, स्माइल करते हुए आ रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो वो चीज़ करनी चाहिए आपको, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे अपना काम करना चाहिए। उसके अलावा कुछ मेरे को जैसे गाने सुनने का शौक़ है, तो मैं गाने सुनता रहता हूँ। जैसे सुबह उठूँगा तो गाने सुन लूँगा, बीच में गाने सुन लूँगा। ठीक है, कुछ पढ़ लूँगा थोड़ा सा, अगर कभी अच्छा नहीं लग रहा तो कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ ली, या कोई किसी फ्रेंड ने, दो मैं सीरीज़ वीरीज़ ज़्यादा नहीं देखता, यहाँ पे लोग वेब सीरीज़ बहुत देखते हैं एस्पिरेंट्स। तो अगर पर मैं ऐसे स्पेसिफिकली कोई मूवी बड़ी अच्छी आई है तो मुझे कोई बहुत ही अच्छी लगी तो मैं देखता हूँ, बट बहुत ही रेयर मैं देखता था। सर जब आप यहाँ पे रहे हैं कुछ टाइम, आपने अपने घर से जब आप आए यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में, और घर जब आप जाते हैं तो क्या अलग लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं और वहाँ पे वो नहीं है? कुछ ऐसा अलग लगा आपको इतने लंबे टाइम में?
ये सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो मतलब कि ऐसा लगा अच्छा इतने से एरिया में इतने सारे लोग रहते हैं, तो वो सबसे पहला चेंज आया था। तो यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, तो वो उनके साथ थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी, उनके साथ बात करना, उनको समझ पाना कि ये किस माइंडसेट से हैं, तो उस चीज़ में थोड़ा सा आपको इशू आता है। उसके बाद मेरा पर्सनली थोड़ा सा मेरे को हेल्थ इश्यूज़ रहे थे। मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके कारण, चाहे वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन, उसके कारण थोड़ा सा मेरे को इन्फेक्शंस हो जाती थी रेगुलरली। तो फिर मैंने अपना सीखा कि कैसे मास्क पहनना एक बहुत ही अच्छा मुझे लगता है हैबिट है। उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी जैसे नेज़ल इन्फेक्शंस और जो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी इश्यूज़ डिफरेंट रहे थे, बट ये भी लगा कि यहाँ पे पॉजिटिव्स क्या थे जो बोलूँगा मैं। पॉजिटिव्स ये थे कि आप किसी भी एज में हैं, किसी भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में है, तो कोई आपको यहाँ पे ना जज नहीं कर रहा, ठीक है, ज़्यादा सब प्रिपेयर कर रहे हैं। एक ही टाइप की एनर्जी है इस एरिया में। ये नहीं है कि कोई बिज़नेस कर रहा है या कोई आपका फ्रेंड या कोई आपका फैमिली मेम्बर यहाँ पे आपको कोई समझा रहा है अब ये करो वो करो, या कोई रिलेटिव आपको मिल रहा है, या यहाँ कोई ऑफिस जा रहा है ज़्यादा। मतलब कि यहाँ पे एक ही एनर्जी है, सब प्रिपेयर कर रहे हैं, एक ही टारगेट है सबका, उसके पीछे compete कर रहे हैं। तो कंपटीशन में ऐसा होता है, अगर आप भी कंपटीशन में चले गए तो जैसे आप जल्दी उठेंगे, ठीक है, आपको होगा यार मेरे को भी 7 बजे लाइब्रेरी पहुँचना है, ठीक है, पहली शिफ्ट मारनी है 10 बजे तक, दूसरी शिफ्ट मारनी है 2 बजे तक, फिर तीसरी शिफ्ट मारनी है, फिर ऐसे आपको शेड्यूल आपका रहता है। और डे बाय एवरी डे यू आर वर्किंग, आपको पता ही नहीं लग रहा भाई साल हो गया पढ़ रहे थे, ठीक है, इतना। तो और इम्प्रूवमेंट्स भी आती हैं, थोड़ा सा इश्यूज़ होते हैं, तो अगर आप अच्छा सर्कल बनाएंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे, ठीक है, फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस में। कुछ लोग पढ़ते ही रहते हैं, अपना बैठे हैं एक कुर्सी पर और पढ़े चले हैं। तो ईगो इश्यूज़ को ना कम करिए, ये प्रिपरेशन ऐसी है, अच्छों की ईगो हटा देती है। तो मत ईगो में आके यहाँ पे बैठना कभी भी। आप सीनियर से, अपने साथ वालों से ओपिनियंस लेना, यार ये मैंने आंसर लिखा है, कैसा लिखा है बता दीजिए, ठीक है। कोई आपको 2 क्रिटिकल रिव्यू दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है, थोड़ा सा अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना जितना जल्दी शुरू कर देंगे ना, उतनी जल्दी इंप्रूवमेंट आएगी। मे बी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो जो करते हैं वो हिट कर देते हैं, उनका हिट हो जाता है, बट मैं ऐसा नहीं था। मुझे रिव्यूज़ लेने पड़े, मुझे अपने आप को थोड़ा क्रिटिकली इवैल्यूएट करवाना पड़ा बाहर से, तो मेरे में इंप्रूवमेंट्स आई थी। सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि जब हम मुखर्जी नगर, प्रयागराज और राजेंद्र नगर जाते हैं, तो ज़्यादातर मैंने शुरुआत में बताया था कि कोचिंग ज्वाइन करने आते हैं, तो कहते हैं कि हमारी जाते जाते कोचिंग में चप्पल घिस गई हैं, लेकिन अभी तक हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या आप भी कोचिंग के लपेटे में यहाँ पे आए थे, जैसे फाउंडेशन बैच ज्वाइन वगैरह आपने किया था या नहीं, या फिर आप उस चीज़ से बचे रहे? ये मैं यहाँ पे वैसे दिल्ली में जो मेरा जितनी भी जर्नी रही है वो ज़्यादातर सेल्फ स्टडी की रही है। मेरा मेनली शेड्यूल लाइब्रेरीज़ का ही होता था। मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी हुई थी, अपना रात को सोना, शाम को जो भी रनिंग करनी, उसके अलावा अपना ये क्या कहते हैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करनी। और फिर जो अब हाउस होल्ड में मेरा ऐसा था कि मैंने टिफ़िन सर्विस नहीं लगाई थी, मेरे को थोड़ा सा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती थी उसमें, तो मेरा खुद होता था कि आपने मेड लगाई हुई है बट उनके लिए फिर सामान लाना पड़ता है सब कुछ। तो वही थोड़ा सा वर्क में वो अच्छा भी है, थोड़ा सा आपकी एनर्जी पढ़ाई के अलावा भी किसी चीज़ में लगती है, और बैलेंसिंग आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट आपकी अच्छी होती है। घर में अब ये चीज़ें हैं जो कभी सीखी नहीं होती, जब आप घर रहे होते हो तो आप चीज़ें सीखते हो थोड़ी सी। तो बस यही मेरा रहता था। कितने बार सर आपने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, और क्या इसके अलावा शायद आपने एक और इंटरव्यू दिया है? जो सिविल सर्विसेज को मैंने एक ही इंटरव्यू दिया मेरी लास्ट अटैम्प्ट में। तो उससे पहले मैंने एक बार 2018 में CAPF का इंटरव्यू दिया था, वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है उसमें भी मेरा फाइनल अटैम्प्ट में 4th अटैम्प्ट थी वो। तो पर मैंने 2nd और 3rd अटैम्प्ट अपेयर नहीं हुआ था मैं तो मतलब कि एज के अकॉर्डिंग मेरी लास्ट अटैम्प्ट थी, तो उस अटैम्प्ट में मैं अपेयर हुआ था। उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था, एंड उसमें इंटरव्यू मार्क्स अच्छे थे, बट उसमें पहले मार्क्स थोड़े कम थे, तो नहीं हो पाया था। सर आप टॉपर से ज़्यादा चर्चित हैं। अभी जो रिजल्ट आया था उसमें जो टॉपर्स थे वो तो कुछ दिन ही रहे चर्चा में, लेकिन आप अभी भी हैं चर्चा में। कैसा फील होता है? लोग आपको जानते हैं, सुनते हैं, मैसेज करते हैं, कैसा फील होता है? आप उनसे ज़्यादा चर्चित हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ही असली योद्धा हैं। यार ऐसा मैं तो नहीं, मतलब कि ऐसा मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करता कि टॉपर से मैं ज़्यादा हो गया हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ईगो आ जाएगी, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो उन्होंने क्लियर करा है, उन्होंने रैंक 1 लिया है, तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं सोसाइटी, मतलब कि वो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो इतना अचीव कर चुके हैं फीट। तो उस चीज़ में तो मैं कभी अपने आप को ऊपर नहीं मान सकता, क्योंकि मैं तो आउट हूँ लिस्ट से, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ। बस ये है कि
हाँ, लोग मेरे से जानते हैं, तो मैं जो भी, अगर कोई मेरे से बात करना चाहता है, कोई भी मेरे पास आता है और मेरे से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं और जितना मैं आंसर दे सकता हूँ ऑनेस्टली और जितना मेरी एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर दे देता हूँ। अब लोगों को कुछ चीज़ें सुन के अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें उनको लगता है कि इस चीज़ से हमारा बेनिफिट हो रहा है, या उनको मोटिवेट होते हैं, या कुछ चीज़ों से वो अपनी तैयारी में चेंजेस ला पाते हैं, तो वो अच्छी बात है। मतलब कि जितना मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ, तो इसलिए मैं भी थोड़ा कनेक्टेड रहता हूँ कि अगर किसी को मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल से बेनिफिट हो रहा है तो उससे अच्छी चीज़ कि मैं क्या कर सकता हूँ किसी के लिए। सर क्या आप सच में 11 नंबर से ही रह गए? हाँ जी बिल्कुल, मेरा तो मैंने अपलोड करी हुई है अपनी आंसर शीट भी, तो उसमें तो 11 मार्क्स ही थे। यहाँ पे क्या शुरुआती टाइम में ये भी हमारे लिए एक समस्या रही जिसकी वजह से हमारे 11 नंबर से कम ही रह गई, जैसे कि स्टडी मटेरियल पूरी मार्केट में भरा पड़ा है, हम उसमें से सिलेक्ट नहीं कर पाए। जैसे कई बार नए छात्र आते हैं तैयारी करने के लिए, तो उनके अंदर एक जोश देखने को मिलता है कि मैं लाइब्रेरी जाऊँगा, 8-10 घंटे वहाँ पढ़ूंगा, रूम पे पढ़ूंगा, फिर मैं कोचिंग में पढ़ूंगा, या फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करूँगा। कई बार मैंने देखा है खाना तक नहीं खाते, खाना खाना भूल जाते हैं। तो क्या आप भी इसी तरीके से करते थे कि खाना खाना भूल गए, कई दिन से नया नहीं, बस मुझे ये NCERT ख़त्म करनी है तो करनी है? और मुझे लगता है कि इतने लंबे टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने शायद कोई सी बुक नहीं छोड़ी होगी बिना पढ़े। नहीं, ऐसा तो बीच में फेज़ तो सबका आता है, जब आप ओवर हो जाते हो एग्ज़ाम में, आप सब कुछ भूल जाते हो, ठीक है। आपको सिंपल एक फोकस होता है कि अब मुझे सिर्फ पढ़ना है, सुबह उठना है, दोपहर तक पढ़ना है, रात तक पढ़ना है, फिर अगले दिन पढ़ना है। तो वो थोड़ा सा पर डैमेजिंग होता है, उसमें ना प्रोडक्टिविटी कम होती है, आप थोड़ा सा अपने आप को शो ज़्यादा कर रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि आपका मन होता है दिखाने का अपने आप को कि यार देख मैं इतना ज़्यादा कर रहा हूँ। तो वो नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा इंसान को अपना मूड लाइट रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अपने आप की थोड़ी केयर भी करनी चाहिए। चाहे वो अपने आप को, आप किसी को गिटार बजाने में मज़ा आ रहा है तो उसको वो बजाना चाहिए एट टाइम्स, किसी को गाना गाने में मज़ा आ रहा है तो उसको गाना चाहिए, ठीक है, किसी को मज़ा आ रहा है अपने आप को अच्छा रखने में, ठीक है, अपने आप को थोड़ा क्लीन रखने में, तो वो चीज़ें करनी चाहिए। मतलब कि तो जो चीज़ आपको पॉजिटिविटी दे प्रोसेस में, वो आपको चीज़ें करनी चाहिए एट टाइम्स। तो वो आपको, क्योंकि क्या करते हैं, वो पॉजिटिविटी एक दिन की है, फॉर एग्जांपल आपने 15 दिन पढ़ा, 15 दिन बाद आपने एक दिन ब्रेक ली, आपने अपने आप को अच्छा किया, जो भी किया, वो फिर अगले 10 दिन आपको रहेगा कि अब बस मैंने पढ़ना है, फिर मैं एक दिन ब्रेक लूँगा। तो ऐसे ना टारगेटेड अप्रोच रहती है, क्योंकि 1 साल का प्रोसेस है, थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है टाइम्स। जब आप प्रीलिम्स के लिए जाते थे तो उस दिन या उससे पहले किस तरीके से कितने घंटे पढ़ते थे? क्या आप 24 घंटे लगे रहते थे, या फिर आपने कहा चलो अभी 1-2 घंटे देख लेता हूँ बुक, पहले से सब कुछ याद है और चले गए? ऐसा कभी होता था क्या? ऐसा होता है, प्रीलिम्स के पिछले दिन तो ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो उस दिन पढ़ोगे ऐसा तो है नहीं अगले दिन पेपर में आने वाला है। पेपर तो बहुत ही एनालिटिकल होगा और वैसे क्वेश्चंस आपने देखे भी नहीं होंगे, मोस्टली वैसे क्वेश्चंस होंगे, तो आपको दिमाग लगाना है। तो दिमाग लगाने के लिए दिमाग थोड़ा ठंडा होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए। तो ज़्यादा पिछले दिन तो ओवर स्ट्रेन नहीं करना चाहिए अपने आप को। बट उससे पहले जो 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, उसमें तो फोकस रहना पड़ता है। आई वुड से कि डिपेंड करता है हर एक इंसान की कितनी बैठने की क्षमता है और उसको कितना रिक्वायर्ड है प्रोसेस में। मेरा ऐसा रहा है, मैंने ऑन एन एवरेज आई वुड से कि मेरा 7 to 8 आवर्स की स्टडी रही है कॉन्स्टेंटली। बट मैं उसको कांस्टेंट करता था, ठीक है, ट्राई करता था कि चाहे अपना बैड फेज भी चल रहा है अभी, उसमें भी 7 to 8 आवर्स देने हैं। मैं 12 घंटे तो मुझे नहीं लगता मैं कभी भी पढ़ा हूँगा, ठीक है, वो मेरा नहीं है 12-14 घंटे वाला कभी भी डोमेन, 8-10 घंटे, और उसमें अपने आप को ट्राई करो कि जितना भी अचीव हो सके। सर बहुत सारे UPSC एस्पिरेंट कहते हैं, मैंने अध्यापकों को भी कहते सुना है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, UPSC एस्पिरेंट हो तो बहुत ज़रूरी है, मैगजीन पढ़ो, NCERT पढ़ो। तो आप कौन सा न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह पढ़ते थे? और जब आप एग्ज़ाम देने जाते थे, जो आप किताबें पढ़ के जाते थे, कोचिंग वाले कहते हैं या फिर आपके पास अभी रखी हैं ये, क्या इनमें से कुछ क्वेश्चन वाकई में वहाँ पे आते थे? कहते हैं बहुत सारे दोस्त कि बिल्कुल अलग आते हैं, जो हम पढ़ के जाते हैं वो मुश्किल से मिलता ही नहीं है देखने को पेपर में। हाँ, ऐसा है कि अखबार मैं हिंदू पढ़ता था, करंट अफेयर की मैगजीन्स भी देख लेते थे एट टाइम्स। अगर किसी मंथ थोड़ा 2-3 महीने उस मंथ टच में नहीं है तो अब कुछ नहीं कर सकते। बट बेसिक सबसे बेस्ट वे यही रहती है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे रिलेटेड आप अगर खुद पढ़ के कर पा रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं तो कोई एक वीडियो देख लीजिए, डेली लोग करते हैं जो मैं नहीं करता था, मैं खुद ही पढ़ता था न्यूज़पेपर। एंड उसके थोड़े से नोट्स भी बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि नहीं तो आप भूल जाएंगे 1 साल पहले क्या खबर थी, आप कैसे उसको मेंस में या यूज़ कर पाएंगे। तो मैं मेन स्पेसिफिक थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ता था न्यूज़पेपर। उसके अलावा ऐसा है कि बुक्स तो कांस्टेंट पढ़नी पड़ती हैं, क्वेश्चंस नए होंगे, क्वेश्चन सारे नए होंगे, बट कंसेप्ट्स तो वही हैं। अब
कोई क्वेश्चन इकोनॉमी में आ रहा है, ठीक है, चाहे वो रेपो रेट से रिलेटेड है या बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है कि क्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या हुआ है, वो आपने पढ़ा होगा तो आप वहाँ पे एलिमिनेट या उस चीज़ पे सोच पाएंगे ये सही है या गलत है। अगर किसी ने बेसिक कंसेप्ट्स नहीं पढ़े हैं तो वो वहाँ पे उसके लिए तो सारे क्वेश्चन ही फिर रैंडम हो गए ना। तो जिसने पढ़ा होता है तो वो वहाँ पे इवेलुएट कर पाता है कि हाँ ये क्वेश्चन में ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो वो तो पढ़ के ही आएगी और बेसिक बुक से ही आएंगी। आई वुड से कि 40 to 45 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मीडियम एवरेज इजी लेवल के होते हैं, उन्होंने उतने डाले होते हैं। उसमें बस ये है कि आपके कितने कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आपके अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप वो कर लेंगे। और कंसिडरिंग द कट ऑफ जब अब 90 के अराउंड जा रहा है, तो अगर हमने 40 to 45 क्वेश्चंस हमने ठीक कर दिए हैं और उसमें एक्यूरेसी 90 के अबव रख रहे हैं, तो बाकी क्वेश्चंस को थोड़ा एलिमिनेट करके, हाँ 3 क्वेश्चन की एक ठीक जा रहा है 2 गलत जा रहे हैं, इस तरीके से आप क्रॉस कर देंगे कट ऑफ्स। तो ये मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे उसका अच्छा टाइम हो चाहे ख़राब हो, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी सपोर्ट करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे घर वालों का हमेशा से मेरे को साथ रहा है, चाहे मैंने कोई भी लाइफ में कभी भी कोई भी डिसीजन लिया है, चाहे मैंने इंजीनियरिंग करनी थी, इंजीनियरिंग में कॉलेज चेंज करना था, उसके बाद यूपीएससी करनी थी, यूपीएससी में कौन सा ऑप्शन लेना था, कभी दिल्ली आना है, कभी जम्मू जाना है, वापस दिल्ली आना है, तो कोई भी मेरे को फाइनेंशियली या इमोशनल वैसा कुछ भी ये है कि मुझे टोटल सपोर्ट रहा है उनकी तरफ से। एंड आई एम लकी कि मेरे को रहा है। एंड मुझे लगता है कि करना भी चाहिए अपने, अगर कोई इंसान करना चाहता है, कोई चीज़ अच्छी चीज़ कर रहा है, ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसको सपोर्ट देनी चाहिए, चाहे क्योंकि एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। मतलब कि अमर्त्य सेन ने एक चीज़ बोली थी कि उन्होंने बोली है कि हेल्थ और एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे हमारी ह्यूमन कैपेबिलिटी एनहेंस होती है। तो वैसे ही लाइकवाइज एजुकेशन है, तो मेरे को सपोर्ट दिया उन्होंने, अभी भी दे रहे हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो चीज़ हमेशा मेरे साथ रही है। उन्होंने मेरे डिसीजंस को सपोर्ट करा है मेरे को हमेशा। जब भी मैं फॉल करता हूँ तो मैं उनसे बात करता हूँ, तो कभी मुझे डीमोटिवेट नहीं करा, कभी मुझे मेरी कैपेबिलिटीज़ पे शक नहीं किया, ठीक है। मुझे ये नहीं बोला कि नहीं यू कांट डू दिस, आप कुछ और करो, या आपके लिए आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, ठीक है। एट टाइम्स उनको भी फील होता है कि हाँ वो भी चाहते हैं कि स्टेबल लाइफ चाहिए, स्टेबिलिटी हर एक को लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है। उनको भी अपने फियर्स होते हैं कि अगर नहीं कर पाया तो क्या करेगा, ये कैसे आगे करेगा, बट स्टिल वो मेरे में बिलीव करते हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड उनकी मतलब कि बहुत ज़्यादा इसी चीज़ के लिए, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। सर कोई ऐसे आपके फ्रेंड सर्कल में कोई फ्रेंड रहे हैं जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, आपके साथ खड़े रहे हैं और आपको हमेशा मोटिवेट किया है? क्योंकि मैंने पिछली बार एक दोस्त का इंटरव्यू लिया था, वो कह रहे थे एक मेरी फ्रेंड थी, जब मेरा रिजल्ट अच्छा था आ रहा था तो डेली बात करती थी या साथ में टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन जब मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, जब मेरा रिजल्ट थोड़ा सा डाउन होने लगा, तो पता नहीं कब कहाँ चली गई, पता ही नहीं चला, उनका कॉल भी नहीं आया। मेरा ऐसा रहा है कि फ्रेंड्स कुछ आते रहे, कुछ आए, कुछ चले गए, कुछ हैं, तो मिक्स बैग रहा है। तो अभी जैसे अब मैं जहाँ अभी रहता हूँ तो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है शिवम, तो वो भी मेरे उधर से ही है। जैसे मैं जम्मू से हूँ, वो रजौरी से, तो हम पिछले 1-1.5 साल से साथ ही रहते हैं। साथ ही हमारा फ्लैट है, जैसे इस फ्लैट में हम दोनों रहते हैं। लाइब्रेरी हमारी सेम है, डेली हम साथ जाते थे रनिंग करने, हम हर चीज़ ऑलमोस्ट साथ ही करते हैं। तो हाँ ये होता है कि आपको कोई चीज़ शेयर करनी है, आपके पास इंसान होता है बात करने को, तो मेरा फ्रेंड तो मेरे साथ हमेशा रहता ही है। एंड हाँ कुछ कंपेनियंस होते हैं जो आपसे फ़ोन पे टच पे हैं, आप उनसे फ़ोन पे बातें करते हैं। कुछ कंपेनियंस होते हैं जो हाँ, तो ऐसा है कि होने चाहिए, फ्रेंड्स तो होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप सीख पाते हैं, क्योंकि आप सेम एज ग्रुप के हैं, आपको पता लगता है प्रोसेस। मतलब कि बट मेनली मेरे जो फ्रेंड्स के साथ टच था वो यूपीएससी वाले ही थे। अब जो कॉलेज फ्रेंड्स थे उनका प्रोसेस अलग हो गया, वो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, तो ना उनको मेरा ज़्यादा पता है ना मेरा उनको ज़्यादा पता। तो हाँ वो वंस इन ए वाइल, वंस इन ए 6 months या वंस इन ए ईयर मीटिंग हो जाती, किसी दोस्त की शादी आ गई तो वहाँ पर बैठे हैं, सब बात कर रहे हैं, बस उस टाइप से उनके साथ। लास्ट में सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आपका अनुभव काफ़ी ज़्यादा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। आप उन लाखों छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो आपका बेहद प्यार कर रहे हैं, और जब भी आप कुछ नया करेंगे तो आप उसका अनाउंसमेंट कहाँ करेंगे कि मैं अभी ये कर रहा हूँ, ताकि वो आपसे कनेक्ट रह सके, काफ़ी ज़्यादा आपसे जुड़ना चाहते हैं? तो ऐसा है कि अब मैं कुछ भी करूँगा, मेरा ट्विटर है, ट्विटर ने मेरे को मतलब कि पूरे कंट्री ने मुझे रिस्पेक्ट दी और लव दिया, प्यार दिया, बातें सपोर्ट दिया, तो ट्विटर पे दिया। तो ट्विटर पे ही मैं मोस्टली अपनी चीज़ें करता हूँ एंड ट्वीट कर देता हूँ जो भी थोड़ा बहुत चल रहा होता है। एंड उसके अलावा वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम भी, आई यूज़ इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो उसके अलावा मैंने अपना यूट्यूब पे भी बनाया, 1-2 वीडियोज़ बनाई थी। 2 वीडियोज़ है मेरी, एक तो एंथ्रोपोलॉजी पे है
कि एंथ्रोपोलॉजी को कैसे मैंने अपना 53 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट लाई। एंड सेकंड आई मेड ए बेसिक कि मोटिवेटेड कैसे रहना है, कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कि आप कैसे, सब मेरे से पूछने लग गया आप मोटिवेटेड कैसे रहते हैं अभी, तो उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि हाँ आपको डेली अपने आप को अच्छा रखना है, आपको शेड्यूल करना है अपने वरी ब्रेक्स। फॉर एग्जांपल आप, हर एक इंसान को प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप अभी भी बैठ के वही प्रॉब्लम सोचते रहेंगे तो आप अभी ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं अभी बैठ के वही प्रॉब्लम सोचता रहूँगा तो मैं अभी ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक टाइम दीजिए, जैसे आपने शाम को 1 घंटा रख दिया उस प्रॉब्लम को सोचने का, अगर तो सोल्यूशन आ रहा है तो फाइन, अगर सोल्यूशन नहीं आ रहा तो सोचो कि बस 1 ही घंटा सोचना है, दिन में अपना रिलैक्स रहना है, अपना काम करना है, उस प्रॉब्लम्स को हर वक्त नहीं सोचते रहना। ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको किसी सेल्फ हेल्प बुक्स में मिल सकते हैं, किसी को सुनने में मिल सकते हैं, एंड उनको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड मैंने थोड़ा सा यूट्यूब करा था। तो बस बेसिकली मैं ट्विटर पे ही अपना सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा और माफ़ी भी चाहूँगा रोकने के लिए, जो आपने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस डाले हैं उसका नाम वगैरह क्या है? लिंक भी मैं डाल दूँगा तो जो स्टूडेंट आपसे जुड़ना चाहते हैं डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। ऐसे मैंने लिखा हुआ है क्योंकि मेरी जो लाइन थी ट्वीट में, एंड स्टिल आई राइज, तो वो बहुत फेमस हुई थी एंड सब ने उसी के लिए मुझे बोला था। तो मैंने अपना यूट्यूब का नाम भी ये लिखा था, एंड स्टिल आई राइज रजत संब्याल करके। तो वो मैंने बेसिकली मैं जस्ट थोड़ी सी कोई अगर मेरे को आता है, जैसे पहले मेरे को एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड बहुत मैसेजेस आए कि आप बताइए स्ट्रेटजी, तो मैंने डाल दिया। फिर मुझे मोटिवेशन रिलेटेड बहुत आया कि हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के उसमें डाल दी थी। दोस्तों उसका लिंक मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी दोस्त वहाँ पे सर से जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, वो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन और है मेरा, आपके 10 साल की तैयारी में अगर मैं 1-2 लाइन में ये जानना चाहूँ कि रजत सर ने क्या क्या सीखा है, क्योंकि हम अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक बेहतर इंसान भी बन जाते हैं, सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है। क्या क्या आपने यहाँ से सीखा है? एक आप अच्छे व्यक्ति भी बने हैं, क्योंकि हम यहाँ से बहुत कुछ सीख जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि आप प्रोसेस में आएंगे तो आप सीख के तो ज़रूर जाएंगे, चाहे वो आपका नॉलेज बेस इम्प्रूव होगा, आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होएगी, आपके एक्सपीरियंसेस इम्प्रूव होएंगे लाइफ के, आप डिफरेंट लोगों से मिल रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है, ये तो चलो कोई भी आ जाता है, कोई भी किसी भी फील्ड में आप कर रहे हैं, आपको इसमें फेलियर्स मिल रहे हैं। अब फेलियर के बाद कैसे फिर से वही चीज़ पढ़नी है। फॉर एग्जांपल किसी को प्रीलिम्स फेल हो रहा है, नेक्स्ट टाइम वो फिर प्रीलिम्स के लिए मोटिवेट होके जा रहा है, तो वो बड़ी ही अलग चीज़ है जो इस प्रोसेस में आपको सीखने को मिलती है। एंड आपको अपना आप में स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है कि फेलियर के बाद भी खड़े होने की जो स्ट्रेंथ है ना, वो ये प्रोसेस ही सिखाता है। मुझे लोग आके बोलते हैं कि यार आप अब कैसे बोल पा रहे हैं आप कि मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी मतलब एकदम एक्टिव हैं अभी भी। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो क्या होता है कि जब मैं पहली बार फेल हुआ, मेंस नहीं हुआ, तब मैं भी थोड़ा सा लो गया, बहुत टाइम लगा उस चीज़ से, थोड़ा टाइम लगा रिकवर होने में। फिर से प्रीलिम स्टार्ट करा, फिर प्रीलिम नहीं हो रहा, फिर से प्रीलिम्स कर रहे हैं, फिर प्रीलिम नहीं हो रहा, ऐसे बार बार यही साइकिल चल रहा है। तो वो इंटरनली आप में डेवलप होने लग गई चीज़, ठीक है। तो अब आपको क्या हो गया कि जब आप फेल हो रहे हैं तो आप उसको एक ले रहे हैं कि प्रोसेस में मैं इस चीज़ में चूक रहा हूँ। आप उसको फेलियर तो मान ही नहीं रहे हैं। लोग बोल रहे हैं फेलियर है, आप उसको फेलियर नहीं मान रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैंने अपना ये चीज़ ट्राई करा है एंड इट हैज़न्ट वर्कड, ठीक है। अब कोई उसको फेलियर का क्लासिफिकेशन देगा वो है, बट आपको इंटरनली पता है कि मैंने ये काम किया था, ये बस चला नहीं है, ठीक है। थोड़े इसमें ये कमी रहेगी, इसमें ये कमी रहेगी, ये काम की तरह है। तो आपके इंटरनल स्ट्रेंथ आ जाती है मोटिवेटेड रहने की, कुछ और करने की। एंड अगर आप ऑनेस्टली काम करोगे तो आपको पता होगा कि मैं ये नहीं कर पाया तो मैं कुछ और तो सही कर ही लूँगा, ठीक है। आज नहीं तो कल, ये मैटर ऑफ टाइम की बात है एंड मैटर ऑफ आइडिया की बात है। जिस भी दिन वो हिट होएगा तो इट विल अगेन गो अप, ठीक है। बस अपने आप को कभी भी लो मत करिए, सेल्फ इस्टीम अपनी डाउन मत करिए, सोसाइटल प्रेशर में आके अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिव फेज़ में मत जाइए। कोई भी डिप्रेशन, नेगेटिविटी वाइब्स लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव लोगों से बात करिए, जो लोग आपको पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा कंटैक्ट दूर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ही इस प्रोसेस में बहुत टायरिंग रहता है मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पॉजिटिव लोगों से ज़्यादा बात करिए। एक चीज़ और मैं अब यहाँ पे जानना चाहूँगा, क्या गर्लफ्रेंड वगैरह थी आपकी? नहीं, मेरी तो ऐसा कुछ कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। झूठ बोल रहे हैं सर? मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मेरा ऐसा था, मैं बताता हूँ आपको कि अब प्रोसेस में आए तो अब जब आपको ऐसा है कि यू वांट टू गिव योर बेस्ट, अगर आपको किसी चीज़ में भी देना है तो आपको अगर कोई चीज़ें लगता है कि मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ, मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मेरा था कि मुझे इन अटेम्प्ट्स में, जैसे जब मैं दिल्ली आ रहा हूँ तो मुझे अपना बेस्ट देना है यहाँ पे,
तो तब मैं सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता हूँ, और शायद से वही रीज़न है कि मैं इतना अच्छा बेस्ट अपना परफॉर्म भी कर पाया हूँ। मे बी मैं उसके साथ किसी के साथ होता तो मैं नहीं कर पाया होता। मैं मतलब कि एवरीवन हैज़ देयर वीकनेसेस और स्ट्रेंथ। कुछ लोग अच्छा मैनेज करते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते। तो मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ में पता था कि मुझे कैसे चीज़ को अच्छी तरीके से करना है, तो मैंने कभी भी इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था। दोस्तों, हमेशा असफल जो लोग होते हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, और जितने भी महान लोग हुए हैं आज तक, वो पहले असफल हुए, उसके बाद सफल हुए, और सफल इस तरीके से हुए कि वो सबके लिए उदाहरण बने। आज मैं रजत सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैंने सर को केवल एक मैसेज किया था, वो भी रात के टाइम, काफ़ी टाइम हो रहा था, और सर ने मुझे उसी टाइम रात को बोला ठीक है आप आ जाइए। और मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा, आप सर का धन्यवाद ज़रूर करें। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही कीमती टाइम, मैंने रात को काफ़ी लेट मैसेज किया था और आपने तुरंत बोला ठीक है आप आ जाइए। मैं बैठा हुआ था तो मेरे को मैसेज आया, तो कोई भी मेरे को मैसेज करता है, कोई मेरे से अगर बात करना चाहता है तो मुझे कभी भी इसमें वो नहीं होता, तो मैं हमेशा उसके लिए रेडी रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आप आए एंड आपने कवर किया एंड आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे एंड आपके थ्रू काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है, तो आप भी उसके लिए काम करते हैं, तो थैंक यू सो मच। सर का मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्तों। और हाँ सर, जब भी अगर कुछ करना चाहेंगे या करेंगे, हम आपको यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि सर ने अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप कनेक्ट हो जाइए, जिसके थ्रू क्या होगा, आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। बाकी अगर आप ट्विटर या इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे भी कनेक्ट हो जाइए, वहाँ से भी बहुत सारी जानकारियाँ सर से मिलती रहेंगी। और ये मुखर्जी नगर, प्रयागराज, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोलबाग, ये सपनों की एक दुनिया कह सकते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, कि वो अपना सपना लेकर के यहाँ पे आते हैं। हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, और बहुत सारे छात्रों का ये सपना पूरा हो जाता है। और बहुत सारे छात्र यहाँ पे लड़ते हैं अपने सपनों के साथ, उसमें ही शामिल थे रजत सर। और ये भी काफ़ी ज़्यादा लड़े, हारे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं, और कंटिन्यू लगे रहे। और आज करोड़ों लाखों छात्रों के लिए एक मोटिवेशन बन के खड़े हुए हैं, पिलर बन के, और उनको काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं। और आप लोग इनको सुनना भी चाहते हो तो आप इनके यूट्यूब चैनल पे भी सुन पाएंगे, वहाँ पे कनेक्ट हो जाइए। सर और कुछ कहना चाहेंगे? बस धन्यवाद कि मेरे कारण अगर किसी को भी थोड़ी हेल्प हो पाती है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हेल्पिंग अदर्स आउट इज़ मतलब कि एक मेरा ये भी एक पैशन सा हो गया हुआ अभी, बस यही बोलना चाहूँगा। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।